सावधान, इस चैनल की कहानियां सुनने से आपको कहानी की लत और रातों की नींद उड़ने का खतरा है। कृपया हेडफोन लगा लें, वरना आपके घरवाले समझेंगे कि आप सच में किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। बिना ब्रेक के सुनने पर कहानी हैंगओवर की जिम्मेदारी हमारी। हालांकि जैसे ही आरव यादव ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और वह बीस्ट मोड में आकर सोनी ठाकुर को धूल चटाने ही वाला था, तभी अचानक उसे पास ही से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे उस्ताद पर हमला करो। मुझे लगता है कि तुम्हारी शामत आई है। उस्ताद। हर कोई हैरानी से सिर घुमाकर देखने लगा। सबको लगा कि आज सुबह का ये तमाशा न केवल बड़ा और दिलचस्प है, बल्कि इसमें एक जबरदस्त मोड़ भी आ गया है। ये तो वाकई एक अनोखा सरप्राइज था। आरव यादव भी कुछ देर के लिए हक्का बक्का रह गया। उसने मुड़कर देखा कि कालू भाई और उसके दो चेले आक्रामक तरीके से दौड़ते हुए आ रहे हैं। पास से देखने पर पता चला कि कालू भाई की गर्दन पर सफेद रंग का मेडिकल पट्टा बंधा हुआ था और उसके पीछे जो दो चेले थे वे वो नहीं थे जिन्हें आरव ने पिछली रात देखा था। शायद आरव को गलतफहमी हुई हो, क्योंकि वह ऐसे कीड़े मकोड़ों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, इसलिए उसे उनकी शक्लें याद नहीं थी। सोनी ठाकुर के चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव आ गए। आरव यादव का शरीर एक सांड की तरह मजबूत था और चेहरा उग्र। पहली नज़र में ही वह ऐसा इंसान नहीं लगता था जिससे पंगा लिया जा सके। सोनी को लगा कि अगर वे तीनों साथ मिलकर हमला करें तो शायद कुछ बात बने, लेकिन अगर उसे अपने दो दोस्तों को आरव के इन तीन मददगारों कालू भाई और गैंग को रोकने के लिए भेजना पड़ा, तो अकेले आरव यादव का सामना करने का उसमें रत्ती भर भी आत्मविश्वास नहीं था। सेना बांटने का मतलब था दोनों मोर्चों पर कमजोर पड़ना, और चाहे जो भी हो, आरव यादव के पास अब उनसे एक आदमी ज्यादा था। वह धर्म संकट में फंस गया था। यहाँ तक कि सोनी ठाकुर के दोस्त, जो पहले ही डरे हुए थे, अब और भी पीछे हटने लगे। आरव यादव ने कालू भाई की ओर देखा और कहा, तुम किसे अपना उस्ताद कह रहे हो? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? कालू भाई की गैंग हौंसते हुए वहां पहुंची। आरव की बात सुनते ही कालू ने खुद को एक थप्पड़ मारा और मुस्कुराते हुए बोला, मैं ही बकवास कर रहा था, लेकिन उस्ताद, मैं सच में आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपनी शरण में लेंगे? आरव यादव ने बिना सोचे समझे कहा, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। तुम पहली नज़र में ही कोई शरीफ इंसान नहीं लग रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से कोई वास्ता रखना है? कालू भाई के पास कोई जवाब नहीं था, वह निशब्द रह गया। दरअसल आरव यादव जो कह रहा था वह सच था। उसने अपनी यह सख्त छवि सिर्फ अपनी सुरक्षा और मुसीबतों को कम करने के लिए बनाई थी, न कि कालू भाई जैसे गुंडों के साथ जुड़ने के लिए। ये साल 2003 था और कानून का शिकंजा अभी थोड़ा ढीला था। ग्रे एरिया गैर कानूनी गतिविधियों में सक्रिय कई गुंडे तब बहुत मजे में थे। लेकिन आरव जानता था कि कुछ सालों बाद जब सरकार बाघों और मक्खियों का शिकार शुरू करेगी तो इन लोगों की हालत खराब हो जाएगी। यहाँ तक कि रिटायर अधिकारी भी पकड़े जाएंगे, तो इन सामाजिक कचरे जैसे लोगों की क्या बिसात। जब आरव का पुनर्जन्म हुआ तो वह अपने साथ भविष्य के 16 सालों का ज्ञान लाया था। उसे यकीन था कि उसका भविष्य उज्जवल होगा, इसलिए वह शुरू से ही इन गंदी ताकतों से दूरी बनाकर रखना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि 10-15 साल बाद जब वह मशहूर हो जाए तो कोई उसका इतिहास खोदकर निकाले और उसे शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए आरव ने एक ही वाक्य में साफ कर दिया, हमारा रास्ता अलग है, बकवास बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। कालू भाई ने अपनी गर्दन पकड़ी, मुश्किल से दाएं बाएं देखा और अंत में गुस्से में पैर पटकते हुए दुकानदार से कहा, बॉस, यहाँ 3 प्लेट पोर्क बंस और 3 प्लेट सी फूड सिउमाई दे दो। शालू को लगा कि लड़ाई अब शांत हो रही है, तो वह जल्दी से ऑर्डर लेने आगे बढ़ी। आरव यादव सोनी ठाकुर की ओर मुड़ा और बोला, क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो? सोनी ठाकुर का चेहरा एक बार फिर पीला पड़ गया। उसमें अब लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। अगर कालू भाई दखल नहीं भी देता तो भी शालू के सामने दोबारा हारने की बेइज्जती सहने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसने अपनी आंखें घुमाई और ताना मारते हुए कहा, ओए तुम, हमें भी 3 प्लेट पोर्क बंस और 3 प्लेट सी फूड सिउमाई दे दो। आरव यादव हल्का सा मुस्कुराया, लड़के, तुमने गलत आदमी को आवाज दी है। मैं यहाँ काम नहीं करता, मैं बस मालकिन की चूल्हा उठाने में मदद कर रहा हूँ। क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो? अगर मर्द हो तो साफ साफ बोलो। आसपास हंसी के फव्वारे छूट पड़े। चश्मा पहने एक कॉलेज स्टूडेंट ने तो भीड़ में छिपकर हूटिंग भी शुरू कर दी, अगर मर्द हो तो करके दिखाओ। क्या बकवास है? सोनी ठाकुर ने आवाज सुनकर तुरंत सिर घुमाया। तभी किसी और ने बात आगे बढ़ाई और लोग उसे चिढ़ाने लगे, हाँ,
अगर मर्द हो तो लड़ो, सिर्फ मुंह मत चलाओ। सोनी ठाकुर ने पहले हूटिंग करने वाले को तो नहीं देख पाया, लेकिन बाद में चिल्लाने वालों ने खुद को छिपाने की कोशिश भी नहीं की। सोनी ने जैसे ही सिर झुकाया, उसने अपने सामने 5 हट्टे-कट्टे लोगों को देखा। वे सब कैमोफ्लाज वर्दी पहने हुए थे, उनके पीले हेलमेट मिट्टी से सने हुए थे जिन्हें उन्होंने एक तरफ रख दिया था। वे सब अपनी देसी भाषा के लहजे में हंस रहे थे और सोनी का मजाक उड़ा रहे थे। वे लगभग उसके चेहरे पर चढ़कर चिल्ला रहे थे और उनकी थूक की बूंदें सोनी के चेहरे पर गिर रही थीं। सोनी ठाकुर का गुस्सा 7वें आसमान पर था, ये तो हद से ज्यादा अपमान था। लेकिन सोनी ठाकुर की लड़ने की हिम्मत नहीं हुई, और न ही उसके दोस्तों की। मजाक नहीं था, 3 के मुकाबले 5। उनकी संख्या ज्यादा थी और उन 5 की मांसपेशियों को देखकर लग रहा था कि अगर लड़ाई हुई तो सोनी और उसके दोस्तों का बुरा हाल होगा। वे बेवकूफ नहीं थे। तभी उसके एक दोस्त ने सोनी को खींचते हुए धीरे से कहा, हम रात भर इंटरनेट पर थे, बहुत थके हुए हैं। चलो कैंटीन में जाकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। पता चला कि वे तीनों भी कॉलेज के छात्र थे। आरव यादव को अब समझ आया कि शायद वे किसी स्पोर्ट्स स्कूल या स्पोर्ट्स कोटे के छात्र थे। लेकिन सोनी ठाकुर की कायरता देखकर आरव ने उन्हें खतरा मानना छोड़ दिया। पीछा छूटता देख सोनी ठाकुर ने राहत की सांस ली और फुसफुसाया, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले जाहिलों का झुंड। मुझे ऐसे गंदे लोगों के साथ खाना नहीं खाना, घिन आती है। ये सुनते ही आरव यादव की आंखें फटी रह गई। क्या ये लड़का दिमागी रूप से पैदल है? क्या इसे अभी तक पर्याप्त मार नहीं पड़ी? निश्चित रूप से वहां नाश्ता कर रहे सभी लोग भड़क गए। उस समय वहां नाश्ता करने वाले ज्यादातर लोग पास की फैक्ट्रियों के मजदूर या मेहनत करने वाले युवा कर्मचारी थे। दिल्ली के इस इलाके का किराया सबसे कम था, इसलिए मजदूर और कम आय वाले लोग यहाँ मिलकर रहते थे। ज्यादातर लोग वहाँ कड़ी मेहनत करने वाले निम्न आय वर्ग के थे, और यहाँ एक ब्रांडेड कपड़े पहना कॉलेज का लड़का उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा था और उन्हें गंदक कह रहा था। पलक झपकते ही वे 5 मजदूर भाई गुस्से में खड़े हो गए और उन्होंने सोनी ठाकुर और उसके दोस्तों को घेर लिया। आरव यादव एक तरफ हट गया और दंग होकर देखने लगा कि कैसे सोनी और उसके दोस्तों को पीट-पीट कर सूजा हुआ सुअर बना दिया गया। वे जमीन पर लौटते हुए रहम की भीख मांग रहे थे। ये होता है जनता का गुस्सा भड़काने का अंजाम। आरव यादव को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, भीड़ ने ही उनका काम तमाम कर दिया। शालू उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन आरव ने उसे पीछे खींच लिया। आरव मुस्कुराते हुए बोला, सावधान रहो, भीड़ अभी बहुत गुस्से में है, कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। यह मेरा स्टॉल है। शालू गुस्से से पागल हो रही थी। आरव यादव ने अपना गला दबाकर भारी आवाज में चिल्लाया, तुमने मालकिन का स्टॉल क्यों खराब किया? पैसे निकालो, नहीं तो पुलिस को बुलाएंगे। तुरंत ही उन 5 भाइयों ने चिल्लाना शुरू किया, पैसे निकालो, अगर पैसे नहीं दिए तो जान से मार देंगे। सोनी ठाकुर और उसके दोस्त रोने लगे, दे रहे हैं, दे रहे हैं, क्या हम पैसे नहीं दे सकते? बात करते करते किसी ने अपना बटुआ निकाला। आरव यादव ने मौके का फायदा उठाया, नकदी निकाली और चुपचाप शालू को थमा दी। शालू हक्की बक्की रह गई, क्या ये सही है? थोड़ी झिझक के बाद शालू ने मना कर दिया। ये तो चोरी के पैसे जैसा था और शालू ऐसा पैसा नहीं चाहती थी। आरव यादव को ऐसी कोई नैतिक झिझक नहीं थी। उसने बिना किसी मानसिक दबाव के नकदी अपनी जेब में ठूंस ली और फिर बटुए को साफ करके भीड़ की तरफ उछाल दिया। शालू ने आरव यादव को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे वह कह रही हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे इंसान निकलोगे। फिर उसने गुस्से में अपना सिर घुमा लिया और फैसला किया कि वह अब इस तरह के व्यक्ति से बात नहीं करेगी। आरव यादव को इसकी परवाह नहीं थी। उसने शालू को विदा कहा, 2 टोकरी पोर्क डम्पलिंग्स और 2 टोकरी सीफूड सिउमाई उठाए और घर चल दिया। शालू अपनी निराशा छिपा नहीं सकी और जाते हुए आरव की पीठ को देखती रही। सच तो ये था कि उसे आरव से काफी सहानुभूति थी। उसे लगता था कि वह उम्रदराज है, उसे छोड़ दिया गया है और वह अकेले अपनी बेटी को पाल रहा है, जो आसान नहीं है। लेकिन शालू इस तरह के पैसे को स्वीकार नहीं कर सकती थी। इसमें और चोरी में क्या फर्क था? ये सिर्फ छोटा मोटा फायदा उठाने की बात नहीं थी, इसकी प्रकृति ही अलग थी। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो फायदा उठाते हैं, जैसे ऑफिस की बिजली पानी का इस्तेमाल करना या निजी काम के लिए सरकारी बस ले जाना। शालू खुद भी ऐसा करती थी। सब्जियां खरीदते समय वह थोक में खरीदारी के बदले दुकानदार से थोड़ी अतिरिक्त मदद या भुगतान में देरी की उम्मीद करती थी। उसे लगता था कि यह एक छोटी सी खामी है, कोई बड़ी समस्या नहीं। लेकिन आरव यादव का काम चोरी और डकैती जैसा था।
उसी पर शालू ने आरव यादव से पूरी तरह दूरी बनाने का मन बना लिया। दूसरी तरफ कालू भाई और उसके दो चेले भीड़ के हंगामे में बिना कुछ किए एक तरफ धकेल दिए गए थे। उन तीनों ने शान से जाते हुए आरव यादव को देखा। एक चेले ने पूछा, बॉस, वो दुकानदार लड़की उस्ताद को नफरत भरी नजरों से क्यों देख रही थी, जैसे कोई पुरानी दुश्मन हो। दूसरे चेले ने सोचा और कहा, क्या प्यार में मार कुटाई और डांट फटकार जरूरी होती है। तीसरे ने मजाक में कहा, शायद आप जितने करीब होते हैं उतनी ही नफरत दिखाते हैं। कालू भाई ने समझदारी दिखाते हुए अपनी जान थपथपाई, यही तो बात है, मेरी बहन भी ऐसी ही है। वह मुझसे नफरत करती है, मुझे देखना पसंद नहीं करती, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाए तो वह मुझे बचाने वाली पहली इंसान होती है। लगता है शालू और उस्ताद का रिश्ता बहुत गहरा है। चेले जानते थे कि कालू भाई क्या कह रहा है। कई लोग जानते थे कि चेन भाई बहनों के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। चेन यंग ने मेहनत करके अपने छोटे भाई को पाला था। कालू भाई जेल भी इसीलिए गया था क्योंकि उसने अपनी बहन को परेशान करने वाले का काम तमाम कर दिया था। आरव यादव को इन बातों का अंदाजा नहीं था और न ही उसे परवाह थी कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जब वह शालू के घर पहुंचा तो नन्ही गुड़िया अभी भी हाथ पांव फैलाकर मजे से सो रही थी। उसके गुलाबी चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे वह कोई खूबसूरत सपना देख रही हो। उसे देखकर आरव का मन खुशियों से भर गया और उसका मूड अचानक सुधर गया। अब जब वह इस दुनिया में आ ही गया है और इस जिम्मेदारी को उठा लिया है, तो आरव ने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया था। अब सबसे जरूरी था तरक्की करना और एक अच्छी जिंदगी जीना। साथ ही इस समझदार बच्ची की देखभाल करना और उसे अच्छे संस्कार देना। नाश्ते को गर्म रखने के लिए उसने उसे एक बड़े कटोरे से ढक दिया। फिर आरव ने अपनी वर्दी बदली, सामने वाले अपने घर गया और दीवारों पर पेंट करना शुरू कर दिया। आरव ने दीवारों को रगड़ने और पुट्टी लगाने का काम छोड़ दिया क्योंकि उसने पहले कभी कन्नी का इस्तेमाल नहीं किया था और वह इसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने बस रोलर से दीवार पर पेंट कर दिया। उसे पता था कि यह घर ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल चलेगा और 3 साल के भीतर इसे गिरा दिया जाएगा, इसलिए ज़्यादा बारीकी की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी उसने पुट्टी पाउडर का एक पैकेट खरीदा था ताकि खिड़कियों के शीशे फिक्स कर सके। साल 2003 में प्लास्टिक स्टील की खिड़कियां मशहूर हो रही थीं, लेकिन कई लोग अभी भी शीशों को जोड़ने के लिए पुट्टी या छोटी लोहे की कीलों का इस्तेमाल करते थे। पेंट का पहला कोट पूरा करने के बाद आरव को लगा कि पेंट कम पड़ गया है, लेकिन अच्छी बात यह थी कि दूसरा कोट करने से पहले पेंट को 2 दिन सूखने देना था, तब तक वह और सामान ला सकता था। काम खत्म करने के बाद उसने पैसे गिने। कहना पड़ेगा कि सोनी ठाकुर वाकई अमीर था। उसके बटुए में 100-100 के 12 नोट और लगभग 200 रुपये के छुट्टे थे। कुल मिलाकर 1400 रुपये। यह उस समय के एक औसत शहरी मजदूर की 2 महीने की तनख्वाह के बराबर था। आरव ने 100 रुपये अपने पास रखे और बाकी को प्लास्टिक की थैली में भरकर बाहरी दीवार के एक गड्ढे में छिपा दिया। पुरानी इमारत होने के कारण दीवार में कई जगह गड्ढे थे। उसने पुट्टी से उस छेद को बंद कर दिया। जैसे ही उसने काम खत्म किया, बगल के कमरे से एक आवाज आई, वाह, तुम कहाँ हो? आरव तुरंत वहां पहुंचा। लो, मैं आ गया। नन्ही राजकुमारी जाग गई। आरव मुस्कुराते हुए बिस्तर के पास गया। आरव का काला चेहरा देखकर बच्ची को राहत मिली। फिर वह जोर से बोली, लड़कियां सो रही हैं, आपको ताक झांक करने की इजाजत नहीं है। आरव यादव। आरव का उलझा हुआ चेहरा देखकर बच्ची खिलखिलाकर हंस पड़ी। तब आरव को समझ आया कि वह उसके साथ मजाक कर रही थी। ओह शरारती बच्ची, तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। आरव आगे बढ़ा और उसे गुदगुदी करने लगा। बच्ची ठहाके मारकर हंसने लगी और खुद को बचाने के लिए हाथ पांव चलाने लगी। जल्द ही वह पसीने से तरबतर हो गई। आरव खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। कितनी प्यारी है, मन करता है बस चूमता रहूं। आरव ने आगे बढ़कर उसके गाल पर जोर से पप्पी ली। बच्ची ने बड़ी सफाई से अपने पाजामे से अपना चेहरा पोंछा और आरव को घूरते हुए चिल्लाई, गंदे। लेकिन उसकी आंखों में चुनौती थी, जैसे कह रही हो, हिम्मत है तो फिर से करके दिखाओ। अच्छा, तुम मुझे चुनौती दे रही हो। आरव फिर से आगे बढ़ा और उसे दोबारा चूमा। बच्ची ने अब विरोध नहीं किया, वह बस लेटी रही और खिलखिलाती रही। उसे देखकर आरव को अचानक महसूस हुआ कि यह बच्ची उसी की है। कोई कुछ भी कहे कि वह उसकी बेटी नहीं है, उसे फर्क नहीं पड़ता। जो उसे अपनी बेटी न माने, वह उसका दुश्मन। आरव को धक्का देकर बच्ची बिस्तर से उतरी, अपनी गुलाबी चप्पलें पहनी और बाथरूम की तरफ दौड़ी। उसने बड़ी कुशलता से अपना टूथब्रश उठाया और सावधानी से थोड़ी सी टूथपेस्ट निकाली। आरव को उस पर तरस आया।
उसने टूथपेस्ट लिया और ब्रश को पूरा भर दिया। चिंता मत कर, अब हमारे पास पैसों की कमी नहीं होगी। फालतू खर्च। बच्ची गुस्से में चिल्लाई, इतना छोटा सा मुंह है, इतनी पेस्ट क्यों लगाए? आप इतने बड़े हो गए और अभी भी नहीं जानते कि बचत कैसे करते हैं। अगर ऐसे ही खर्च करोगे तो मेरे लिए सौतेली मां लाने के पैसे कैसे बचेंगे? आरव उसकी डांट सुनकर सन रह गया और अनजाने में उसके सामने झुक गया, ऐसा वह पहले कभी किसी के सामने नहीं झुका था। तभी बच्ची ने अपना चेहरा घुमाया, एक प्यारी सी मुस्कान दी और झाग निकालते हुए ब्रश करने लगी। इतनी सारी टूथपेस्ट तो झाग तो ज्यादा बनेगा ही न। आरव यादव, ये छोटी लड़की तो बड़ी जादूगरनी है, इसका बॉयफ्रेंड तो भविष्य में इससे बहुत परेशान होगा। आरव खुद पर हंसा और फिर अचानक उसे गुस्सा आ गया, भाड़ में जाए, किस कमीने की हिम्मत होगी मेरी बेटी को मुझसे छीनने की, पहले उसे ठीक करूंगा। उसे याद आया कि भविष्य के किसी शो में एक कलाकार कहता था कि ये दुनिया जीने के काबिल नहीं है, लेकिन आज आरव यादव कहना चाहता था ये दुनिया वाकई जीने के काबिल है। नन्ही लॉली को बड़े चाव से पोर्क बन और सीफूड सीव माई खाते हुए देखकर और उसका मुंह चिकनाई से भरा देख आरव यादव ने पहली बार महसूस किया कि दूसरों को खाते हुए देखना खुद स्वादिष्ट भोजन खाने से ज्यादा संतोष देता है। अफसोस, एक सिंगल डैडी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिर आरव यादव ने फुर्ती से एक नैपकिन ढूंढा और जब नन्ही लॉली खा रही थी तो उसने जल्दी से उसके मुंह के कोने पर लगी गंदगी को पोंछ दिया। जब नन्ही लॉली का पेट भर गया और वो कुर्सी पर बैठकर डकार लेने लगी तो आरव यादव ने बचा हुआ खाना लिया और उसे तूफान की तरह चट कर गया। नन्ही लॉली ने अचानक कहा, वूफ, क्या आपने गॉडमदर धर्म माता को पैसे दिए? हमने उनका नाश्ता खाया, उनके घर रुके और उनके पानी और बिजली का इस्तेमाल किया। आरव यादव ने हैरान होकर पूछा, तुम्हें इतना सब कैसे पता? नन्ही लॉली ने गर्व से अपना सीना फुलाया और कहा, कृपया मुझे अब से छोटा बटलर विशेषज्ञ, बटलर लिटिल एक्सपर्ट बुलाएं। फिस। आरव यादव तुरंत जोर से हंस पड़ा, ये सोचकर कि इस छोटे से बच्चे ने ये सब कहाँ से सुना होगा। हालांकि लड़कियां कम उम्र से ही घर संभालना जानती हैं, अपनी हैसियत में जीना जानती हैं, बड़ों की मेहनत और दुनिया के तौर तरीकों को समझती हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। खैर, आरव यादव को ये सुनकर काफी अच्छा लगा, इसलिए उसने असंतुष्ट नन्ही लॉली को जल्दी से शांत किया और कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ और तुम सुनकर बताओ कि मेरी सोच सही है या नहीं, ठीक है? इंडिया की गुड़िया जैसी बच्ची ने सिर हिलाया। आरव यादव ने आगे कहा, हमारे घर को तैयार होने में लगभग 1 सप्ताह लगेगा। मुख्य काम दीवार के पेंट को सुखाना और उसकी गंध निकालना है। अगर हम रोज एक वक्त का खाना खाकर उन्हें पैसे देंगे तो ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर तुम उन्हें बार बार पैसे दोगी और वह बार बार पैसे लेंगी तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होगी क्योंकि वह तुम्हें बहुत पसंद करती है। अगर उन्हें जरूरत भी होगी तब भी वह पैसे मांगने में झिझकेंगी। इसलिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। नन्ही लॉली उम्मीद भरी नजरों से आरव यादव को देखने लगी। आरव यादव को जैसे प्रोत्साहन मिला और उसने आगे कहा, पहला, मैं भी सब्जियां खरीदूं और खाना बनाऊं और रोज सुबह नाश्ता बनाने में उनकी मदद करूं। दूसरा, जब हम यहाँ से जाएंगे तो मैं उन्हें एक मुश्त पैसे दे दूंगा। इस तरह उन्हें केवल एक बार पैसे लेने होंगे। नन्ही लॉली ने अपना सिर झुकाया और कुछ देर सोचा, जैसे कि उसे बात समझ आ गई हो। उसने अपने 2 गोल मटोल छोटे हाथों से आरव यादव के बड़े काले चेहरे को पकड़ा और उसके गाल पर किस किया। मेरा आरव कितना स्मार्ट है। आरव यादव खुशी से झूम उठा, उसे लगा जैसे वह कूदने लगे। फिर उसे हंसी भी आई कि वह उस कुत्ते जैसा लग रहा था जिसे उसके मालिक ने इनाम में हड्डी दी हो। मुद्दा यह है कि आरव यादव को इस भावना से बिल्कुल भी नफरत नहीं थी, बल्कि वह तो ये सोच रहा था कि वह कभी भी एक बड़े गोल्डन रिट्रीवर कुत्ते में कैसे बदल जाए ताकि नन्ही लॉली के साथ रह सके। धिक्कार है, कितना सस्ता सौदा है। आरव यादव मूर्खों की तरह मुस्कुराया और जब वह नन्ही लॉली को गोद में लेकर बाहर निकला तो उसने नन्ही लॉली को चाहते हुए सुना और उसे वाओ यादव कहकर बुलाते सुना। आरव यादव को अचानक लगा कि कुछ गलत है। क्या कुत्ता बस भौंकता वाओ नहीं है? अरे यार, इस शरारती बच्ची के साथ मिलकर वह बचपन से ही खुद को एक बड़ा गोल्डन रिट्रीवर कहलवा रहा था। आहा, बर्दाश्त नहीं होता। इस छोटी लड़की को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आरव यादव ने बेरहमी से नन्ही लॉली के गाल पर फिर से किस किया। नन्ही लॉली खिलखिला रही थी और अपने हाथ में मौजूद स्नो वाइट गुड़िया से खेल रही थी और आरव यादव भी उसे देखकर मन मन मुस्कुरा रहा था। पिता और बेटी मूर्खों की एक जोड़ी की तरह लग रहे थे। सोसाइटी के गेट पर, क्योंकि नाश्ते का समय बीत चुका था,
सुबह के स्टॉल लगभग ग्राहकों से खाली थे। करिश्मा बोस ने तुरंत पिता बेटी को देखा। पहले तो वह चौंकी और फिर वह भी हंस पड़ी। वह ईर्ष्या के साथ नन्ही लॉली को देख रही थी और अनजाने में एक हाथ से अपने पेट को सहला रही थी। मिस बोस, बिल लीजिए, एक युवा वर्किंग प्रोफेशनल ने आवाज दी। जी आई। करिश्मा बोस पैसे लेने गई, मुस्कुराते हुए ग्राहक को विदा किया और आरव यादव को रोकने के लिए मुड़ी जो दूर जा रहा था। करिश्मा बोस मुस्कुराई और नन्ही लॉली की ओर अपने हाथ फैलाए। नन्ही लॉली तुरंत खिलखिला उठी और करिश्मा की गोद में जाने के लिए झुक गई। आरव यादव ने लाचारी से कहा, सावधान रहना, ये लड़की काफी भारी है। चटाक। नन्ही लॉली ने नाखुशी से आरव यादव के कंधे पर थपकी दी और कहा, भारी तुम हो और तुम्हारा पूरा खानदान भारी है। आरव यादव ने हतप्रभ होकर कहा, हाँ हाँ, मेरा पूरा खानदान भारी है। नन्ही लॉली को अपनी बोलने की इस गलती खकलाहट तुतलाना का एहसास नहीं हुआ था और वह मुस्कुराते हुए करिश्मा बोस की बाहों में समा गई। करिश्मा बोस पहले तो अपनी हंसी रोक रही थी, लेकिन जब उन्होंने नन्ही लॉली को गले लगाया तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि आरव यादव सच कह रहा था। ये बच्ची वाकई भारी थी। आखिर वह 6 या 7 साल की थी, 1-2 साल की बच्ची नहीं। करिश्मा बोस की जबरदस्ती वाली मुस्कान देखकर आरव यादव ने अपनी हंसी दबाई और नाश्ते का स्टॉल साफ करने में मदद करने लगा। क्योंकि करिश्मा बोस की हर कटोरी प्लास्टिक की थैली में लिपटी होती थी और चॉपस्टिक्स भी डिस्पोजेबल थी, इसलिए सफाई करना बहुत आसान और तेज था। बेशक 2003 में हर कोई सोचता था कि प्लास्टिक की थैलियां साफ और स्वच्छ हैं। हालांकि 2019 तक आते आते सबको पता चल गया कि प्लास्टिक की थैलियां सेहत के लिए अच्छी नहीं हैं, फिर भी लोग बिना किसी मानसिक बोझ के उनका इस्तेमाल करते रहे। आरव यादव को नहीं पता था कि मामला क्या है। शायद साधारण लोगों के पास कागज की संपत्ति बहुत है, पर्यावरण के अनुकूल बर्तन अच्छे तो हैं, पर आम आदमी और छोटे स्टॉल वाले उनका खर्च नहीं उठा सकते। करिश्मा बोस ने नन्ही लॉली को तब तक नीचे नहीं उतारा जब तक वह थक नहीं गई। आरव यादव को उनका ये लगाव देखकर अजीब लगा। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि यह महिला बच्चों को इतना पसंद करेगी। मुझे याद है कि तुम लगभग मेरी ही उम्र की हो। शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए एक उपयुक्त साथी चुन लो। तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारा बच्चा भी मेरी नन्ही राजकुमारी जैसा सुंदर होगा। ही। करिश्मा बोस ने एक फीकी मुस्कान दी, अपने होंठ चबाए और अचानक चुप हो गईं। आरव यादव को नहीं पता था कि उसने उसकी किस दुखती रग पर हाथ रख दिया है। शायद वह अपनी पिछली शादी के सदमे से बाहर नहीं आई थी, इसलिए आरव यादव ने जल्दी से माफी मांगी। करिश्मा बोस ने मुस्कुराने की कोशिश की, अपनी भावनाओं को संभाला, नन्ही लॉली से बचते हुए फुसफुसाकर कहा, तुम्हें सोनी ठाकुर से सावधान रहना होगा। तुमने शायद राज बनर्जी का नाम सुना होगा। शहर के एक गांव के सब्जी बाजार में उसकी बहुत सी दुकानें हैं। सोनी ठाकुर ने ही उसकी रिपोर्ट की थी। अब उसे एक अवैध संघ के नाम पर हिरासत में लिया गया है। उसे शायद कई सालों की सजा होगी। करिश्मा थोड़ा झिझकी, पर चिंता के साथ कहा, बनर्जी भाई ने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, लेकिन असल में मेरा उनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। सोनी ठाकुर को लगा कि बनर्जी भाई के साथ कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने रिपोर्ट कर दी। सोनी ठाकुर एक विलेन खलनायक है, तुम्हें सावधान रहना होगा कि उससे कोई टकराव ना हो, ये जोखिम लेने लायक नहीं है। करिश्मा बोस ने चिंता के साथ सलाह दी। तभी आरव यादव को अचानक सब समझ में आया। कोई आश्चर्य नहीं कि जब सोनी ठाकुर के 3 आदमी उसकी ओर झपटे थे तो करिश्मा बोस उसके सामने खड़ी हो गई थी। वह नहीं चाहती थी कि उसका सोनी ठाकुर के साथ आमना सामना हो। अनुमान यह है कि सोनी ठाकुर को राज बनर्जी ने कभी बुरी तरह पीटा होगा, इसलिए उसने बदला लिया और राज बनर्जी को जेल भिजवा दिया। लेकिन सिर्फ एक रिपोर्ट किसी को जेल भेज सकती है, और वह भी अवैध संघ के नाम पर। इस लड़के के पीछे की ताकत कम नहीं है। तो फिर तुमने मुझे तब क्यों नहीं रोका जब मैंने उसके पैसे लिए थे? आरव यादव ने हैरानी से पूछा। तुमने उसके पैसे कब लिए? मैंने तो नहीं देखा। बकवास मत करो, वे पैसे तो शायद उन बड़े प्रवासी मजदूरों ने लिए होंगे जिन्होंने उसे पीटा था। वैसे भी वे अच्छे लोग नहीं हैं, वे हर दिन यहाँ नाश्ता खरीदने आते समय गंदी बातें करते हैं। करिश्मा बोस ने गुस्से में कहा। आरव यादव, धिक्कार है भाई। आरव ने सोचा था कि तुम एक साधारण महिला हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम तो दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना, किल पीपल विद अ नाइफ, जानती हो। लेकिन एक तरफ विलेन है और दूसरी तरफ गुंडे, कुत्ते ही कुत्तों को काट रहे हैं। अंजलि राव द्वारा तय किया गया समय सुबह 10 बजे का था, इसलिए आरव यादव को कोई जल्दी नहीं थी।
उसने नन्ही लॉली को अपनी गोद में लिया और इत्मीनान से बस पकड़कर 9:30 बजे सिविल अफेयर्स ब्यूरो के गेट पर पहुंच गया। जहां तक जल्दी आने की बात है, तो आरव यादव नन्ही लॉली से बात करना चाहता था। उसे डर था कि कहीं इस छोटी सी बच्ची के मन पर कोई बुरा असर, साइकोलॉजिकल शैडो न पड़ जाए। जैसा कि टीवी पर अक्सर कहा जाता है, जब माता पिता का तलाक होता है तो सबसे ज्यादा चोट बच्चों को ही पहुंचती है। नन्ही राजकुमारी, क्या तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? आरव यादव ने दरवाजे पर लगे बोर्ड की ओर इशारा किया। ये वही जगह है जहां आप उस औरत से तलाक ले रहे हैं, नन्ही लॉली ने शांति से कहा, जबकि उसके दोनों हाथों में न्यूट्रिशन एक्सप्रेस पेय पदार्थ की बोतल थी। आरव यादव, खैर अब ये छोटी बच्ची बहुत कुछ जानने लगी थी। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद आरव यादव ने इधर उधर की बातें करने के बजाय सीधे मुद्दे पर बात करने का फैसला किया। आखिरकार आरव यादव की आत्मा एक युवा लड़की की थी। भले ही वह बाजार की दुनिया में पैदा हुआ था और बचपन से ही दुनिया की चालाकी और धोखेबाजों को देख चुका था, लेकिन अपनी उम्र और अनुभव के बावजूद वह एक महिला के मन को नहीं समझ सकता था, और एक छोटी बच्ची को समझना तो और भी मुश्किल था। अंदाजा लगाने के चक्कर में कोई गलतफहमी न हो जाए जो आगे चलकर मुसीबत बने, इसलिए उसने सीधे बात करना बेहतर समझा। तलाक का कोई बड़ा मतलब नहीं है और इसका हमारे वर्तमान जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि यह तुम्हें प्रभावित करे, आरव यादव ने जानबूझकर हल्के लहजे में कहा। मुझे पता है, चिंता मत करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी कल पहली बार मैंने उसे असलियत में देखा था, नन्ही लॉली ने लापरवाही से कहा। आरव यादव को फिर से दुख हुआ। वो सच में चाहता था कि जब उसका पुनर्जन्म हुआ तो नन्ही लॉली को एक खुशहाल परिवार मिले, अकेलापन और गरीबी रहित बचपन मिले। लेकिन यह उसके हाथ में नहीं था। किस्मत ने उसके लिए जो तय किया था उसे बस स्वीकार करना था। लेकिन आरव यादव अपनी पूरी कोशिश कर सकता था कि वह नन्ही लॉली को इस शुरुआत से ही बेहतरीन सुविधाएं और ढेर सारा प्यार दे सके। कुछ देर शांत रहने के बाद आरव ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम उससे नफरत न करो। वह किस तरह की जीवन शैली चुनती है यह उसका अधिकार है। भले ही उसने माँ के कर्तव्यों को पूरा नहीं किया, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। छोड़ो, मुझे नहीं पता क्या कहना चाहिए, बस मैं यह नहीं चाहता कि जब तुम बड़ी होकर माँ शब्द को याद करो तो तुम्हारे पास केवल बुरी यादें हों। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी यादों में खूबसूरत चीजें ज्यादा हों। नन्ही लॉली ने उलझन में आरव यादव की ओर देखा और कहा, मुझे समझ नहीं आया। आरव यादव अपनी हंसी नहीं रोक सका। आखिर वह अभी 6 साल की बच्ची ही थी। वह अवचेतन रूप से ऐसी जटिल भावनाओं को महसूस तो कर सकती थी, लेकिन उन्हें व्यक्त करना या समझना इतना आसान नहीं था। तभी नन्ही लॉली ने फिर कहा, मुझे उस औरत से नफरत है। उसने मुझे जन्म दिया, फिर मुझे छोड़ दिया और मेरी परवाह नहीं की। मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। राव परिवार के लोगों ने मुझे परेशान किया। वे सब बुरे लोग हैं। मैं वहाँ कभी वापस नहीं जाना चाहती। आरव, आप जहाँ जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी। आप मेरे बिना नहीं रह सकते। आपको वादा करना होगा, अगर आप मेरे लिए कोई सौतेली माँ भी लाएं, तब भी आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। दिल में जोश भरते हुए आरव यादव ने दृढ़ता से कहा, मैं वादा करता हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा। अगर तुम्हें सौतेली माँ पसंद नहीं आएगी तो मुझे भी वह नहीं चाहिए। मैं तब तक ढूंढूंगा जब तक तुम संतुष्ट न हो जाओ। नन्ही लॉली तुरंत मुस्कुरा दी। अपनी जेब से प्लास्टिक में लिपटा एक चाय में उबला अंडा निकाला और आरव यादव के हाथ में थमा दिया। आरव यादव हंसा, उसकी नाक को उंगली से सहलाया और अंडा छीलने लगा। उसी समय हवा में एक हल्की सी खुशबू तैरी और पीछे से एक भारी सी महिला आवाज आए, नन्ही, मम्मी तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकती, मम्मी की कुछ मजबूरियां हैं। आरव यादव और नन्ही लॉली दोनों एक साथ मुड़े। यह अंजलि राव थी जो न जाने कब वहां आ गई थी। उसके बड़े धूप के चश्मे ने उसके आधे चेहरे को ढक रखा था, लेकिन इस पल उसके गालों पर आंसू की 2 लकीरें साफ दिख रही थीं। नन्ही लॉली तुरंत आरव यादव की बाहों में सिमट गई। उसकी बड़ी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। अंजलि राव उस नज़र को देखकर सुन्न रह गई और फूट फूट कर रोने लगी। आरव यादव ने नन्ही लॉली की पीठ थपथपाए और कुछ देर सोचकर कहा, अंजलि राव, यह शादी जैसी भी थी, अब यह इस मोड़ पर आ गई है। मैं बस शांति और स्थिरता चाहता हूँ। हम गरिमा के साथ तलाक लेंगे, हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी शुरू करेंगे और एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। आरव यादव ने आगे कहा, मेरी बेटी मेरे साथ खुश है। कल वापस जाने के बाद तुमने जरूर जांच पड़ताल की होगी। तुम्हारा राव परिवार मेरी बेटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। उसके बचपन पर कोई बुरा साया न पड़े, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे छोड़ दो।
तुम्हारी बेटी तुम्हारी भी है, तुमने पहले ही उसके साथ बहुत बुरा किया है, अब उसे और चोट मत पहुंचाओ, उसे जीने दो। मुझे पैसे या और कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हें चिंता है तो हम एक अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। मैं इस मामले का तमाशा नहीं बनाऊंगा, मैं बस अपनी बेटी के साथ शांति से रहना चाहता हूँ। नन्ही लॉली यह सुनकर रोने लगी और आरव यादव की बाहों में छिप गई। उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था, जिसे देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। अंजलि राव अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और भी जोर से रोने लगी। कुछ देर बाद खुद को शांत कर अंजलि राव ने अपने आंसू पोंछे, अपना मेकअप ठीक किया और फिर मुड़ी, वही सुंदर और स्वाभिमानी महिला। क्या तुम सारे दस्तावेज लाए हो? अंदर चलो और सर्टिफिकेट बदलवा लो, अंजलि ने रूखे स्वर में कहा। ठीक है। आरव यादव ने अंजलि की ओर गहराई से देखा। अभी उसने जो समझाने वाली बातें की थी, उसके पीछे उसका अपना एक स्वार्थ भी था। किसी भी स्थिति में अदिति राव का उससे कोई खून का रिश्ता नहीं था, यह एक कानूनी कमजोरी थी। इसके अलावा आरव के पास फिलहाल कोई पक्की नौकरी या स्थिर आय नहीं थी। अगर अंजलि राव अदिति की कस्टडी संरक्षण के लिए जिद करती तो आरव कानूनी लड़ाई नहीं जीत पाता। कानून भावनाओं को नहीं, नियमों को देखता है। लेकिन अगर बात बिगड़ती और आरव कस्टडी हार जाता तो अदिति को वापस राव परिवार के पास जाना पड़ता, जो उसके लिए किसी नरक से कम नहीं होता। उस स्थिति में अगर आरव अदिति को तड़पते हुए नहीं देख पाता तो उसे शायद कत्लेआम मचाकर नन्ही लॉली के साथ भागना पड़ता। कत्लेआम क्यों? क्योंकि जब तक राव परिवार खत्म नहीं होता, वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आरव का पीछा करना नहीं छोड़ते, और उनकी तबाही के दौरान ही दूसरे परिवार उनके हितों को बांटने में लग जाते। वही अफरा तफरी आरव के भागने का सबसे अच्छा मौका होती। बेशक ये सबसे बुरा अंत होता और आरव ऐसा तभी करता जब कोई और रास्ता न बचता। सर्टिफिकेट बदलने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चली। क्लर्क ने उन तीनों को हैरानी से देखा, फिर औपचारिकता के अनुसार सवाल पूछे। सकारात्मक जवाब मिलने के बाद आरव और अंजलि की तस्वीरें ली गईं, फीस जमा हुई और तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। मौके पर ही तलाक का प्रमाण पत्र, डिवोर्स सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया और पुरानी शादी की तस्वीर पर अमान्य इनवैलिड की मुहर लगा दी गई। ये पूरी प्रक्रिया आधे घंटे में निपट गई। बाहर निकलने से पहले चेहरे पर कुछ झायों वाली क्लर्क ने याद दिलाया, तलाक का सर्टिफिकेट संभाल कर रखना। अगर भविष्य में दोबारा शादी करनी हो तो इसकी जरूरत पड़ेगी। आरव यादव ने तुरंत उसे धन्यवाद दिया। अंजलि राव अपना चश्मा पहनकर सिर ऊंचा किए बाहर निकल गई। क्लर्क ने धीरे से कहा, बच्ची बहुत प्यारी है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। आरव ने फिर से आभार व्यक्त किया। तभी क्लर्क टेबल पर बैठी एक आंटी की ओर देखकर मुस्कुराए, बच्ची, क्या तुम्हें लगता है कि दूसरी तरफ वाली आंटी सुंदर है? नन्ही लॉली ने बड़ी बड़ी आंखों से क्लर्क को देखा, जिससे क्लर्क का चेहरा शर्म से लाल हो गया। आरव यादव थोड़ा उलझन में था। क्या आजकल बच्चों वाले तलाकशुदा पुरुषों की इतनी मांग है? क्या बच्चों वाले सेकंड हैंड पुरुषों की मांग है? बिल्कुल नहीं। ये सवाल वैसा ही है जैसे कोई आपसे पूछे कि क्या अंकल की मांग है। ये वास्तव में एक गलत धारणा है, क्योंकि जिनके पास पैसा है उन्हें अंकल कहा जाता है, और जिनके पास पैसा नहीं है वे सिर्फ उस्ताद या मास्टर बनकर रह जाते हैं। आरव यादव को अपनी वर्तमान छवि और आकर्षण के बारे में अच्छी तरह पता था। ये देहाती पहनावा 90 के दशक में तो फिट बैठता, लेकिन अब इसे देखकर लोग यही सोचेंगे कि वो पहाड़ों से आया कोई ऐसा जंगली है जिसने कभी दुनिया नहीं देखी। ऊपर से उसकी शक्ल भी साथ नहीं देती थी। उसका चेहरा थोड़ा ज्यादा ही खूंखार था। पहली नजर में वह कोई शरीफ इंसान नहीं लगता था, और हैंडसम या चॉकलेटी बॉय वाली बात तो दूर दूर तक नहीं थी। अगर इसे उसके कसरती शरीर टेंडेंस के साथ जोड़ दिया जाए तो वह बिल्कुल किसी पहलवान या मार्शल आर्टिस्ट जैसा दिखता था। अगर वह किसी एक्शन फिल्म में विलेन का रोल करे तो हर कोई यही सोचेगा कि वह अपना असली रूप दिखा रहा है। इतना गरीब, बदसूरत और फिर भी औरतों के लिए आकर्षक। औरतें विजुअल प्राणी होती हैं। यहाँ तक कि करिश्मा बोस भी अगर उसे थोड़ा बहुत पसंद करती है तो वह केवल अदिति राव के प्रति अपने प्रेम की वजह से। इसलिए आरव यादव को कभी यह गलतफहमी नहीं होगी कि वह क्लर्क उसमें दिलचस्पी ले रही थी। बेशक एक सपना तो है, और पुनर्जन्म लेने वाले के आत्मविश्वास के साथ वह भविष्य में उसे सच जरूर करेगा। जब बाप बेटी दफ्तर से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि अंजलि राव पहले ही गेट तक पहुंच चुकी थी। वह बिना किसी पछतावे के बिजली की गति से चली गई। सच तो यह है कि आरव यादव मन ही मन इस औरत की तारीफ भी करता था। वह काफी स्पष्ट थी,
एक बार फैसला लेने के बाद वह पीछे मुड़कर नहीं देखती थी और न ही ममता के बंधनों में बंधती थी। सच कहें तो ऐसे ही लोग बड़े काम करते हैं। आरव यादव को हमेशा लगता था कि वह खुद भी मोटी खाल और पत्थर दिल वाला इंसान है। उदाहरण के लिए, पिछली बार जब उसने उस आदमी को मारा था तो उसके बाद उसे कोई पछतावा या मानसिक परेशानी नहीं हुई और वह जल्दी ही सामान्य हो गया। उसे लगा कि उसकी मानसिक मजबूती काफी अच्छी है। लेकिन आरव यादव अदिति राव को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। ट्रांसमिग्रेशन पर काया प्रवेश के सिर्फ 2 दिन बाद ही आरव को नन्ही लॉली के प्रति जिम्मेदारी का गहरा एहसास था। पर अंजलि राव अपनी सगी बेटी को अलविदा कह सकती थी, जबकि उसने उसे एक घूंट दूध तक नहीं पिलाया था। ये वाकई साधारण इंसान के बस की बात नहीं है, ये तो अमानवीय है, गजब है। हालांकि आरव को ये गुण बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसमें इंसानियत का नामोनिशान नहीं था। आरव यादव और अदिति राव ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। अदिति को अपने माता पिता के तलाक का वह दुख या उलझन नहीं थी जो आम बच्चों को होती है। वह आरव द्वारा छीले गए अंडों को मजे से खा रही थी, जैसे कि माता पिता का अलग होना उसके लिए खुशी की बात हो। आरव ने राहत की सांस ली, शायद यही सबसे अच्छा नतीजा था। अब वह पैसा कमाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। अधिकतम 2 महीनों में उसकी इंडिया की गुड़िया अदिति का स्कूल शुरू हो जाएगा। सबसे पहले उसे एक घर खरीदना होगा और अपना स्थायी पता, निवास प्रमाण पत्र बदलना होगा। फिर अदिति का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और स्कूल में दाखिले के लिए आवेदन करना होगा। आरव को तो ये भी नहीं पता था कि वकस न्यू विलेज किस स्कूल क्षेत्र में आता है। सुरक्षित रहने के लिए काम जितनी जल्दी हो उतना अच्छा, इसलिए पैसा कमाने का दबाव बढ़ रहा था। 2003 में दिल्ली में घर की कीमत लगभग 4000 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी। आरव अभी जिस घर में रह रहा था उसे खरीदने के लिए लगभग 20 से 25 लाख रुपये चाहिए थे। सुरक्षित रहने के लिए 30 लाख पर्याप्त होते। सुनने में ये बहुत ज्यादा नहीं लगता, लेकिन ये 2003 है और दिल्ली में एक औसत कर्मचारी का मासिक वेतन केवल 800 रुपये के आसपास था। अगर राव परिवार ईमानदारी से अपना वादा निभाता और 100 मिलियन 10 करोड़ रुपये दे देता तो आरव को आज कोई चिंता नहीं होती। हालांकि ये साबित हो गया कि अदिति राव का नाम राव होना बिल्कुल सही है। कल वह रो रही थी और कह रही थी कि वह आरव को 100 मिलियन जरूर दिलवाएगी। आज उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो और सब भूल गई। वाकई इन दिनों केवल ऐसे ही लोग ऐश कर सकते हैं। आरव यादव पैसे कमाने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसे सामने किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और वह अनजाने में रुक गया। 2 मीटर की दूरी पर सूट बूट पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति खड़ा था, जो किसी कॉर्पोरेट हस्ती जैसा लग रहा था। उसने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मेरे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। इतना कहकर वह मुड़ा और जाने लगा। आरव ने हैरानी से नन्ही लॉली से पूछा, क्या मैं इसे जानता हूँ? नन्ही लॉली ने मासूमियत से सिर हिलाया, मुझे क्या पता कि आप उसकी माँ को जानते हैं या नहीं। आरव यादव, शरारती बच्ची, क्या तुम मजाक करने आए हो? नन्ही लॉली ने आरव को मुंह चिढ़ाया और कहा, जाकर देख लीजिए। गौडमदर ने कहा था कि हम जैसे साधारण लोगों को सावधान रहना चाहिए और अमीर शक्तिशाली लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए, हम उन्हें झेल नहीं पाएंगे। आरव यादव को मन में थोड़ी ठेस लगी। भविष्य में उससे ये सब मत सीखना, वह एक छोटी सोच वाली नागरिक है। आरव ने थोड़े गुस्से में कहा, तुम जल्द ही स्कूल जाने वाली हो। एक बात याद रखना, हम पहल करके दूसरों को नहीं उकसाते, लेकिन अगर कोई हमें डराने या दबाने की कोशिश करे तो हमें कभी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। जब पलटवार करना हो तो करो, जब लड़ना हो तो लड़ो, याद रहेगा। नन्ही लॉली ने अचानक अपनी आंखें फैलाकर आरव को देखा। आरव, मुझे लगा आप कहेंगे कि जो मुझे परेशान करेगा आप उसे मेरे लिए पीट देंगे। आरव यादव, सत्यानाश, वाकई छोटी लड़की भी आखिर एक औरत ही है। ये तो फंसाने वाला सवाल था। तभी सामने खड़े उस व्यक्ति ने देखा कि आरव पीछे नहीं आ रहा है। उसने तुरंत माथे पर शिकन लाए और पास के पेड़ की छाया की ओर इशारा किया। देखते ही देखते काले कपड़ों में 2 हट्टे कट्टे आदमी तेजी से आरव की ओर बढ़ने लगे। स्वाभाविक रूप से आरव यादव डरा नहीं। उसका अंदरूनी राक्षस किसी भी समय जाग सकता था और पल भर में सब खत्म कर सकता था। उसे किसी का खौफ नहीं था। नन्ही राजकुमारी, हम लड़ने जा रहे हैं, क्या तुम्हें डर लग रहा है? आरव हंसा। गौडमदर ने कहा था कि लड़ाई बुरी बात है। अगर आप हार गए तो चोट लगेगी, बहुत दर्द होगा, और अगर आप जीत गए तो पैसे भरने पड़ेंगे, इसलिए न लड़ना ही बेहतर है, नन्ही लॉली ने गंभीरता से कहा।
आरव यादव एक पल के लिए अवाक रह गया। ये करिश्मा बोस जरूर जहरीली खतरनाक है। नन्ही लॉली सिर्फ एक रात उसके पास क्या रही, उस औरत ने इसका ब्रेन वॉश ही कर दिया। गजब है। ठीक है, तो हम खुद मुसीबत शुरू नहीं करते, लेकिन अगर दूसरे हमें पीटने पर ही उतारू हों तब क्या करें? आरव ने पूछा। तब हम भाग जाएं। नन्ही लॉली ने अपनी उंगली काटते हुए अनिश्चितता से कहा। और अगर दूसरों ने हमारा रास्ता रोक लिया तो? आरव ने फिर पूछा। तो हम पुलिस को बुलाएंगे, वह उलझन में बोली। आरव यादव इस बार अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मेरी नन्ही राजकुमारी, भागना समस्या का समाधान नहीं है। अगर तुम पहली बार भागोगी तो दूसरी बार भी भागने का मन करेगा और धीरे धीरे भागने की आदत पड़ जाएगी। इस जीवन में तुम एक डरपोक बन जाओगी जिसे कोई भी दबा सकता है। अगर मैं भी डरपोक बन गया तो भविष्य में तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? नन्ही लॉली सन रह गई। उसे लगा कि आरव की बात में दम है, यानी गौडमदर की बात गलत थी। उसने तेजी से आ रहे काले कपड़ों वाले उन दो पहलवानों की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाई, वाह, मारो। आरव यादव अचानक ठहाका मारकर हंस पड़ा। सही कहा, मैं बाजार का एक आवारा लड़का हूँ और तुम एक अमीर परिवार की ठुकराई हुई बच्ची। हम दोनों के पास न पैसा है, न ताकत, न कोई ऊंची पहुंच। अगर हमें सिर उठाकर जीना है और दबना नहीं है तो हमें मजबूत बनना होगा, सख्त बनना होगा। मुक्का सख्त होना चाहिए और दिल मजबूत। आरव यादव अपनी नन्ही लॉली को गोद में लेकर आगे बढ़ा। चूंकि अब आधिकारिक तौर पर अदिति की जिम्मेदारी उसकी थी, उसे इस बच्ची को जीवन का पहला सबक सिखाना ही था। चाहे कैसी भी मुश्किल आए, डरो मत, मुस्कुराहट के साथ उसका सामना करो। डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका डर का सामना करना है। निरंतरता ही जीत है। ओली, ओली। काले कपड़ों में दो हट्टे कट्टे आदमी तेजी से करीब आए। बाईं ओर क्रूकट छोटे बाल वाले आदमी ने कठोर स्वर में कहा, लड़के चुपचाप हमारे साथ चल, वरना मारा जाएगा। दाईं ओर खड़े लंबे चेहरे वाले आदमी ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा सीधी उंगली से घी निकाल ले, वरना हमें उंगली टेढ़ी करना आता है। अभी कुछ देर पहले आरव यादव से प्रोत्साहन पाकर नन्ही लॉली ने उन दोनों को ओली ओली कहकर ललकारा था, लेकिन अब वह डर के मारे तुरंत आरव की बाहों में सिमट गई और उसकी आवाज तक नहीं निकली। आरव यादव ने कौतूहल भरे लहजे में कहा, तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? लियांग जिंगरू ने। लियांग जिंगरू, मशहूर गायिका। ओह, उनका गाना करेज हिम्मत तो साल 2000 में ही रिलीज हो गया था ना। अगर नहीं हुआ होता तो आज उसे चुप कराना पड़ता। लेकिन अब 2019 जैसा समय नहीं है कि मोबाइल उठाया, 4G से कनेक्ट किया और कभी भी ऑनलाइन सर्च कर लिया। अभी तो 3G भी लोकप्रिय नहीं हुआ है। आरव यादव का चेहरा अचानक बदल गया। उसे मन ही मन पछतावा हुआ कि वह एक पल के लिए लापरवाह हो गया था। हरामजादे। लंबे चेहरे वाले आदमी के तेवर बदल गए और वह सबसे पहले झपटा। उसने आरव के चेहरे को निशाना बनाकर एक जैब मुक्का मारा। उस आदमी की ताकत और फुर्ती वाकई अच्छी थी। मुक्का बहुत तेज था। आरव को अपनी आंखों के सामने धुंधलापन महसूस हुआ और उसे आभास हुआ कि कुछ बुरा होने वाला है। तभी आरव की सोच के साथ ही मास्टर मोड सक्रिय हो गया। उस मानवीय राक्षस ने तुरंत शरीर का नियंत्रण संभाल लिया और एक बेजोड़ शक्ति का संचार हुआ। पूरी तरह बदल चुके आरव ने अपना सिर थोड़ा पीछे झुकाया। एक साधारण से छोटे मूवमेंट ने दुश्मन के हमले की लाइन को लंबा कर दिया और वह मुक्का हवा में ही रह गया। लेकिन मुख्य बात यह थी कि वह मानवीय राक्षस इतनी तेजी से हरकत कर रहा था, वरना आरव के साधारण शरीर को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिलता और उसके सिर पर मुक्का लग जाता। वह मानवीय राक्षस ऐसा नहीं था जो सिर्फ वार सहना जानता हो। उसने झुककर हमला बचाया और लगभग उसी समय एक जोरदार नी बम घुटने से प्रहार किया, जिसका निशाना सीधे दुश्मन के नाजुक अंगों पर था। लंबे चेहरे वाला आदमी खुद पर बहुत गर्व कर रहा था। उसे लगा था कि वह एक ही मौके में आरव को ढेर कर देगा। आखिरकार असली मार्शल आर्ट्स जान लेने वाली तकनीकें होती हैं, जहां अक्सर एक चाल ही जीवन और मृत्यु का फैसला कर देती है। ऊंचाई और वजन हमेशा निर्णायक नहीं होते, और खूंखार दिखना तो और भी बेकार है। हालांकि आरव के बचाव और जवाबी हमले ने उसे हैरान कर दिया। घबराहट में उसने अपनी दूरी बढ़ाने की कोशिश की। घुटना रुकने के बाद आरव ने अपनी पिंडली काफ को कोड़े की तरह घुमाया और सीधे उसके गुप्त अंगों पर वार किया। एक पल में लंबे चेहरे वाला आदमी निराशा से भर गया। उसे समझ आ गया कि वह बच नहीं सकता। दरअसल निराश होने में भी उसे सिर्फ 1 सेकंड लगा होगा और आरव की व्हिप लेग ने उस आदमी को वंशहीन करने वाला करारा वार दे दिया था। आह!
वह दर्द से तड़प उठा और अपने पेट को पकड़कर धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया और अपना सिर जमीन पर दे मारा। दर्द, बहुत भयानक दर्द। सब खत्म हो गया, अब मैं नामर्द बन जाऊंगा। दूसरी तरफ छोटे बालों वाले फ्लैट हेड आदमी को समझ आया कि कुछ गलत हो गया है। वह तेजी से आगे बढ़ा और मुक्का चलाया। वह आरव पर हमला करके अपने साथी को बचाना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरव ने नन्ही लॉली को गोद में लिए हुए हल्का सा डॉज किया और साथ ही उस आदमी के सहायक पैर के घुटने के पिछले हिस्से पर लात मारी। आह! वह आदमी अपना घुटना पकड़कर चिल्लाने लगा और जमीन पर लौटने लगा। तभी नन्ही लॉली ने अपना सिर बाहर निकाला, आरव की गर्दन में हाथ डाले और चिल्लाए, आरव, आप बहुत अच्छे हैं। आपने सारे बुरे लोगों को जमीन चटा दी। अगर भविष्य में मेरे क्लासमेट्स मुझे परेशान करेंगे तो आप मेरे लिए जरूर लड़ना। आरव यादव अभी खुशी खुशी नन्ही लॉली की बातों का आनंद ले रहा था, पर यह सुनते ही उसका चेहरा उतर गया। क्या मतलब, मैं तुम्हारे क्लासमेट्स के साथ लड़ूं? शरारती बच्ची, क्या तुम होश में हो? मेरी जैसी ताकत वाला उस्ताद पहली कक्षा के बच्चों को डराएगा? क्या ये इंसानों वाला काम है? हालांकि आरव को यह अंदाजा नहीं था कि कुछ महीनों बाद वह वाकई नन्ही लॉली के लिए एक प्राइमरी स्कूल के छात्र को सबक सिखाएगा। इसलिए इंसान को कभी अपने लिए बड़े बड़े दावे फ्लैग्स नहीं करने चाहिए। काले कपड़ों वाले उन दोनों आदमियों को आसानी से ढेर करने के बाद आरव नन्ही लॉली को गोद में लिए इत्मीनान से पास खड़ी काली कार की ओर बढ़ा। सूट बूट वाले उस एलीट आदमी ने गुस्से में कहा, आरव यादव, क्या तुम्हें पता है कि तुम किसे मार रहे हो? आरव ने भौहें सिकुड़ी, तुम मुझे जानते हो? उस आदमी ने ठंडी आह भरी, तुम इस लायक भी नहीं कि मैं तुम्हें जानूं। बिना एक शब्द कहे आरव उसके करीब पहुंच गया। इस बार बिना राक्षस मोड में स्विच किए उसने खुद ही उसे घुटने से जोर का झटका दिया। वह आदमी तुरंत कराहते हुए पेट पकड़कर जमीन पर लौटने लगा। आरव ने अपने होंठ चाटे। उसे अचानक महसूस हुआ कि किसी को पीटना काफी आनंददायक हो सकता है। तभी काली कार का शीशा नीचे गिरा और आरव की नजरों के सामने एक हैंडसम चेहरा आया। आरव एक नजर में ही दंग रह गया। उसने इस युवक की फोटो देखी थी और वह उस पीछा करने वाले स्टॉकर के मेमोरी कार्ड में मौजूद यादों का हिस्सा था। मैंने सोचा नहीं था, तुम लड़ने में काफी माहिर हो। कार में बैठे उस हैंडसम युवक ने जमीन पर पड़े उन 3 आदमियों की ओर देखा जो दर्द से करा रहे थे। उसने उपहास करते हुए कहा, अगर तुम जैसा इंसान 80 के दशक के बॉम्बे पल ऑफ 80 में होता तो शायद बड़ा नाम कमा लेता। ये हुनर तो कम से कम एक डबल बोनस रेड स्टिक गैंगस्टर रैंक के बराबर है। थोड़ा रुककर उसने आगे कहा, लेकिन समय बदल गया है। अब ये कानून का शासन है। मारपीट पर कौन जीता है? अगर तुम हाथ उठाओगे तो मैं तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ। आरव को ये सुनकर हंसी आई। तुमने ही अपने गुंडों को मुझे धमकाने भेजा और अब तुम कानून की बात कर रहे हो। मारपीट का अंजाम बुरा होता है। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? आरव की व्यंग्यात्मक नजरों को देखकर वह युवक भी समझ गया कि उसने अभी अभी खुद की ही बेइज्जती कर ली है। उसने फौरन तेवर बदलने चाहे। हालांकि आरव को ऐसे लोगों के साथ उलझने में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिन्हें वह जानता तक नहीं था। ये समय की बर्बादी थी। चूंकि यह आदमी उस मेमोरी कार्ड में था, इसका मतलब था कि यह पहले से ही किसी का निशाना है। इसमें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, वरना कोई उसे मोहरा बना सकता था। इसलिए आरव ने सीधे कहा, तुम्हारा मकसद क्या है? साफ साफ कहो। मैं जल्दी में हूँ। वह युवक ये सुनकर चौंक गया, फिर आग बबूला हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? धत, तुम ऐसे ही चले गए। वह गुस्से में कार से बाहर निकला और आरव का पीछा करना चाहता था, लेकिन जब उसने जमीन पर लौट रहे अपने 3 आदमियों को देखा तो उसे होश आ गया। वह आदमी आरव ऐसा नहीं था जिसे वह पीट सके। पीछे जाना मतलब खुद की शामत बुलाना था। वह हैंडसम लड़का तुरंत पीछे हट गया। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, कचरे का ढेर हो तुम सब। 3 मिलकर एक को नहीं संभाल सके, तुम्हें पालने का क्या फायदा? वापस चलो और अपनी जगह वापस पाने के लिए और लोगों को बुलाओ। इतना कहकर उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी चलाओ, चलो यहाँ से। जैसे ही काली कार वहां से गई, काले कपड़ों वाले 2 पहलवान लड़खड़ाते हुए पास आए। वह एलीट दिखने वाला आदमी शांति से अपनी कार में बैठा और उसका चेहरा काला पड़ गया। हरामजादे, अगर तेरे दादा का साया तुझ पर न होता तो तू कुछ भी नहीं है। उसने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए गाली दी और कार स्टार्ट कर वहां से चला गया। आरव यादव नन्ही लॉली को लेकर बस में चढ़ गया। रास्ते भर वह उत्साहित अदिति से बेमन से बातें करता रहा,
जबकि उसका दिमाग तेजी से पैसे कमाने के तरीकों के बारे में सोच रहा था। वो हैंडसम युवक कौन है? उस पीछा करने वाले के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? सच तो यह है कि आरव को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि ये लोग और ये बातें नन्ही लॉली के स्कूल दाखिले जितनी महत्वपूर्ण नहीं थीं। पर जल्दी पैसा कैसे आएगा? क्या काले और सफ़ेद गैरकानूनी रास्ते पर चलना ही एकमात्र विकल्प है? जोखिम तो बहुत है, लेकिन इनाम भी बड़ा है। आरव यादव ने अपनी मुट्ठियां भींची। उसने तय किया शुरुआत उसी हैंडसम युवक से की जाए। जब आरव यादव नन्ही लॉली को अपनी गोद में लेकर घर पहुंचा, तो करिश्मा बोस पहले ही 4 डिश और एक सूप तैयार कर चुकी थी। नन्ही लॉली तुरंत आरव की बाहों से जमीन पर कूद गई, फिर अपने पंजों पर खड़ी होकर दोनों हाथों से मेज पकड़ी और मेज पर रखे ब्रेस्ड पोर्क पका हुआ मांस के बर्तन को फटी आंखों से देखने लगी। वह खुशी के मारे लार टपकाते हुए मंद मंद मुस्कुरा रही थी। आरव यादव ने नन्ही लॉली को थोड़ा झिझकते हुए पीछे खींचा और करिश्मा बोस को सफाई देते हुए कहा, ये बच्ची बहुत लालची है, कुछ स्वादिष्ट देखते ही इसके कदम थम जाते हैं। सिर्फ कदम ही नहीं थमे थे, उसकी आंखें तो उस ब्रेस्ड एल्बो पका हुआ पैर का हिस्सा पर ऐसे चिपक गई थी जैसे कोई गोंद लगा हो। करिश्मा बोस ने अपनी मुस्कान दबाते हुए होंठ सिकुड़े और नन्ही लॉली के लंबे बालों को सहलाते हुए कहा, बेटा, खाने से पहले हाथ धो लो। करिश्मा बोस नन्ही लॉली को बाथरूम ले गईं, लेकिन चलते समय भी बच्ची अपना सिर पीछे घुमाकर मेज पर रखे उस भोजन को ही देख रही थी। वह आरव यादव को चेतावनी देना नहीं भूली, आरव, तुम इसे चुराकर नहीं खाओगे। सुना तुमने? वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। ओह, कितनी डरावनी धमकी थी, मैं तो बहुत डर गया। थोड़ी देर बाद हाथ धोकर नन्ही लॉली बाहर आई। आरव यादव को आज्ञाकारी बच्चे की तरह वहीं खड़ा देख उसने खुशी से आरव की कमर थपथपाई और कहा, अच्छे बच्चे बनो। मैं और मेरी गॉडमदर पहले खाएंगे, जो बचेगा वो तुम्हारा होगा। आरव यादव, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार में अभी सिर्फ 3 लोग हैं। तुम दोनों के खाने के बाद क्या कुछ बचेगा? मुझे पहली बार एहसास हुआ कि घर में मेरा दर्जा कितना नीचे है। अगर घर में कोई पालतू कुत्ता भी होता तो क्या वह भी मुझसे ऊपर होता? रुको, ये बच्ची मुझे वूफ कुत्ते की आवाज बुलाती है, तो मैं। आरव के मुंह का कोना फड़का, ये बच्ची वाकई कुटाई की हकदार है। नन्ही लॉली कुर्सी पर घुटनों के बल बैठ गई और मजे से पोर्क खाने लगी। उसका मुंह तेल से लथपथ था और हाथ सॉस से सने हुए थे। करिश्मा बोस उसे जो भी खिला रही थी, वह उसे बड़े चाव से खा रही थी। उसका छोटा सा मुंह किसी हैमस्टर की तरह हमेशा फूला रहता था। इतना सब खाते हुए भी वह करिश्मा बोस की तारीफ करने के लिए अपने मुंह में थोड़ी जगह बना ही लेती थी। वह दबी आवाज में करिश्मा के खाना बनाने के कौशल को दुनिया में दुर्लभ बता रही थी। अजीब बात यह थी कि करिश्मा बोस को पता था कि नन्ही लॉली सिर्फ मक्खन लगा रही है, फिर भी वह खुशी खुशी इसे स्वीकार कर रही थी। करिश्मा की काली भौहें खुशी से नाच रही थीं और उनके चेहरे की रंगत खिल उठी थी। हाँ हाँ, औरतें। आरव यादव ने सिर हिलाया और शांति से अपना भोजन किया। आधे घंटे में एक सुखद दोपहर का भोजन समाप्त हुआ। जब नन्ही लॉली कार्टून देख रही थी, करिश्मा बोस ने उसे फल खिलाए और ताज़ा जूस पिलाया। नन्ही लॉली की खिलखिलाहट थमने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन ये खुशी सिर्फ आधे घंटे की थी। जैसे ही समय पूरा हुआ, करिश्मा बोस ने टीवी बंद कर दिया। वह नन्ही लॉली को दांत साफ कराने और हाथ धुलाने ले गई, फिर उसे सुलाने के लिए बिस्तर पर ले गई। परी कथाओं की किताब के अभी 10 मिनट भी नहीं पड़े गए थे कि नन्ही लॉली सो गई। आरव यादव लिविंग रूम से ये सब हैरानी से देख रहा था। उसे याद आया कि जब पिछला मालिक विनय श्रीवास्तव नन्ही लॉली को सुलाने की कोशिश करता था, तो वह किसी यातना से कम नहीं होता था। 1-2 घंटे की उठापटक के बिना ये शरारती बच्ची सोती ही नहीं थी, और अगर सो भी जाती तो नींद इतनी कच्ची होती थी कि हल्की सी आहट से जाग जाती थी, जिससे अंत में सब थक जाते थे और चिड़चिड़े हो जाते थे। लेकिन करिश्मा बोस का उसे सुलाना कितना आसान और खुशनुमा था। करिश्मा ने एक पतला कंबल लिया और धीरे से नन्ही लॉली के पेट को ढका, फिर बेडरूम से बाहर आकर सावधानी से दरवाजा बंद कर दिया। आरव यादव मुस्कुराया और बोला, ये बच्ची आपके साथ बिल्कुल बदल जाती है। करिश्मा बोस खुशी से मुस्कुराई और कहा, मैंने लोगों को कहते सुना है कि या तो बच्चे को कोई शारीरिक समस्या होती है, या फिर उसमें सुरक्षा की भावना सेंस ऑफ सिक्योरिटी की कमी होती है। बोलने के बाद करिश्मा को अचानक एहसास हुआ कि उन्होंने शायद कुछ ज्यादा ही कह दिया है। आरव ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, आपकी बात में दम है, आखिरकार कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं उसे नहीं दे सकता। धन्यवाद, मैंने जूसो और कहानी की किताब देखी, ये सब आपने ही खरीदा है।
आगे से सब्जियां मैं लाया करूंगा, मुझे मुफ्त में खाना पीना अच्छा नहीं लगता। करिश्मा बोस ने अपना सिर झुकाया, माथे पर आए लटों को कान के पीछे किया और फुसफुसा कर कहा, आपको इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। अदिति डूगू मेरी गॉडडॉटर है। दोनों के बीच एक पल के लिए खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद आरव को थोड़ी झिझक हुई और वह सामने वाले घर, अपने घर को देखने जाने ही वाला था कि करिश्मा अचानक बोली, असल में आप अदिति को आज मेरे पास छोड़ सकते हैं। इस तरह की चीजें बच्चों के सामने होना अच्छा नहीं होता। आरव एक पल के लिए चकित रह गया, फिर उसे समझ आया। उसने हैरानी से पूछा, इस बच्ची ने आपको बता दिया कि आज सुबह अंजलि राव और मेरा तलाक हो गया है? करिश्मा बोस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उसकी गॉडमदर हूँ, वह मुझ पर बहुत भरोसा करती है और मैं भी उसके भरोसे को बनाए रखूंगी। आरव ने थोड़ा सोचा और कहा, सच तो यह है कि इस मामले को बेटी के सामने खत्म करना ही सबसे अच्छा नतीजा था, क्योंकि वह कोई साधारण बच्ची नहीं है और यह उसके लिए एक तरह की मुक्ति रिलीफ है। मुक्ति? करिश्मा बोस ने सोच समझकर सिर हिलाया, फिर आरव यादव को सहानुभूति भरी नजरों से देखा। आरव को थोड़ा असहज लगा। मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? वह सब तो पुराने मालिक विनय के कारनामे थे। मैं तो बस 2 दिन पहले इस झमेले में फंसा हूँ। पहले जो हुआ उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझ पर तरस मत खाओ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। करिश्मा बोस ने धीमी आवाज में पूछा, भविष्य के लिए आपकी क्या योजना है? अगर पैसों की कमी हो तो मेरे पास कुछ बचत है, या मैं आपको नाश्ता बनाना सिखा सकती हूँ। आप काफी सक्षम हैं, मेहनत करेंगे तो आपकी और बेटी की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। बस एक छोटी सी सलाह है, हमें गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, जैसे उस बटुए के पैसे। आरव थोड़ा प्रभावित हुआ। करिश्मा बोस एक अजनबी के लिए इतना सब करने को तैयार थी। वह वाकई एक नेक दिल महिला थी। हालांकि आखिरी बात थोड़ी कड़वी थी, फिर भी आरव उनका शुक्रगुजार था। लेकिन दुख की बात यह थी कि दोनों के मूल्यों वैल्यूज में बड़ा अंतर था। करिश्मा बोस को लगता था कि किसी का बटुआ रखना चोरी जैसा है, जबकि आरव को धोखाधड़ी करने में भी गुरेज नहीं था, तो ये तो उसके लिए कोई मुद्दा ही नहीं था। दोनों की नैतिक सीमाएं, मॉरल बॉटम लाइंस बहुत अलग थीं। इसलिए दोनों फिर से खामोश हो गए। हालांकि वे एक ही कमरे में अकेले थे, लेकिन उनके बीच कोई चिंगारी नहीं भड़की। इसके उलट दोनों को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे से कितने अलग हैं। उनके बीच की दूरी किसी अभेद्य खाई मोट जैसी थी जिसे पार करना नामुमकिन था। आरव यादव खड़ा हुआ और बोला, मैं जाकर देखता हूँ कि दीवार का पेंट सूख गया या नहीं। करिश्मा बोस भी उठी, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, कल सुबह जल्दी उठना है। दोनों ने एक दूसरे को सिर हिलाकर विदा किया। आरव अपने कमरे में चक्कर लगाकर बाहर निकल गया। वह सामने वाले गांव सिटी विलेज की ओर जाने वाला था। उसी गांव की एक गहरी गली में कल उसने पीछा करने वाले को मारा था। वह देखना चाहता था कि क्या पुलिस वहां जांच कर रही है और क्या अब तक लाश मिली है या नहीं। सड़क पार करने से पहले आरव ने देखा कि सड़क की दूसरी तरफ एक बुजुर्ग झोला लिए चल रहे थे। तभी पीछे से मोटरसाइकिलों का एक झुंड शोर मचाते हुए निकला। उस भयानक शोर से बुजुर्ग घबरा गए, जमीन पर बैठ गए और दर्द से अपना टखना पकड़ लिया। आरव यादव जैसे ही उनकी मदद के लिए आगे बढ़ने वाला था, उसे अचानक याद आया, एक्सट्रीम लाइट केस, मदद करने पर फंसने वाला प्रसिद्ध कानूनी मामला किस साल शुरू हुआ था? धत, मुझे याद नहीं आ रहा। जो पैर आगे बढ़ा था वह वापस खींच गया। आरव यादव वहीं रुककर तमाशा देखने लगा।